हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 2 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आपको ये बताती हूँ कि हम कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में पढ़ेंगे मटेरियल सोर्सेज, रिटन सोर्सेज, ओरल सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल राइटिंग हिस्ट्री। सो देर आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनका यूज़ करते थे हमारे एंसेस्टर्स मतलब होते हैं पूर्वज। वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे पूर्वज यूज़ करते थे जो आज भी हमारे पास हैं। कुछ इंस्क्रिप्शंस है, कुछ लिखी हुई चीज़ें हैं पास्ट की जो रिकवर कर ली गई है। इस तरीके के जो सोर्सेज हैं हमें हिस्ट्री को समझने में बहुत हेल्प करते हैं। हिस्ट्री को हम हमारे कस्टम्स, ट्रेडिशंस, फोक आर्ट्स, फोक लिटरेचर्स एज वेल एज हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से भी समझ सकते हैं। इसीलिए इन सब को कहा जाता है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। दीज आर रिटन दिस आर ऑफ थ्री टाइप्स। तीन तरह के सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री होते हैं। मटेरियल सोर्सेज होता है, रिटन सोर्सेज होते हैं एंड ओरल सोर्सेज होते हैं। तो ये टाइप्स होता है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का। तो सबसे पहला होता है मटेरियल सोर्स। लेट्स स्टार्ट इट। मैन यूजेज अ वेराइटी ऑफ थिंग्स इन हिज डे टू डे लाइफ, दे आर नोन एज आर्टिफैक्ट्स। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक आदमी अपने रोज की जो दिनचर्या है उसमें यूज़ करता है, उन्हें आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। आर्टिफैक्ट्स का यूज़ किया जाता है लोगों के द्वारा, किया जाता था लोगों के द्वारा पास्ट में, प्रोवाइड अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ इन एंशिएंट टाइम्स। तो ये जो आर्टिफैक्ट्स यूज़ करते थे पास्ट में, ये आज हमें मिले हैं और ये हमें बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एंशिएंट टाइम के बारे में। We can decide the period of ancient artifacts like earthen pots by studying the shape, color, and design on ancient potsherds. तो जितने भी एंशंट आर्टिफैक्ट्स हैं हमारे पास, जैसे अर्दन पॉट्स हो गए, इनका शेप पढ़ के, कलर पढ़ के और इनका जो जो भी डिज़ाइन है वो सारी चीज़ें पढ़ के हम इनका ये डिसाइड कर सकते हैं, ये मालूम कर सकते हैं कि किस पीरियड के ये होंगे। द ऑर्नामेंट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स थ्रो लाइट ऑन सोशल इंट्रैक्शन। और जितने भी गहने हैं और दूसरे तरह के भी आर्टिफैक्ट्स हैं, ये सब किस पे लाइट थ्रो करते हैं, क्या बताते हैं हमें कि सोशल इंट्रैक्शन कैसा था, कैसे होता था, एवरीथिंग। We get information about the diet of the people from the remains of food grains, seeds and bones of animals found in excavations. तो हमें जितने भी हड्डियाँ मिली हैं और क्या मिले हैं, कुछ खाने के फूड ग्रेन्स मिले हैं, सीड्स मिली हैं। एक्सकावेशंस मतलब खोद खोद के जब निकाला गया तो वहाँ से हमें इस तरीके की जो भी चीज़ें मिली हैं उससे हमें ये पता चलता है कि लोगों की उस समय डाइट क्या थी, वो लोग क्या खाया करते थे। इसके साथ साथ हमें घर के भी कुछ रिमेन्स मिले हैं, बिल्डिंग के कुछ रिमेन्स मिले हैं जो अलग अलग हिस्टोरिकल पीरियड्स में बनाए गए थे, और हमें बहुत सारे एंशिएंट कॉइन्स और सील्स भी मिले हैं। तो ये सब हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि उस समय ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसी थी, क्या थी, एवरीथिंग सब कुछ हमें मालूम चल जाता है इससे। तो ऑल सच आर्टिफैक्ट्स, आर्टिकल्स, मॉन्यूमेंट्स और देयर ruins आर कॉल्ड द मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं और इनके रिमेनिंग्स हैं, ये सब हमारे मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री हैं। एक्चुअली मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री का मैं आपको एक सिंपल मीनिंग समझाती हूँ। सिंपल मीनिंग ये होता है कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, जहाँ भी मटेरियल सोर्स की बात आएगी आप समझ जाना थिंग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स। जो हमें इतनी खुदाई करने के बाद, हमने जो इतना खोद खोद के जगह से नीचे, ज़मीन के नीचे नीचे से चीज़ें निकाली हैं, हमें कोई मॉन्यूमेंट मिला है, उस मॉन्यूमेंट के अंदर गए और उस मॉन्यूमेंट में हमने देखा कि वो लोग ऐसे ऐसे कपड़े पहनते थे। कुछ आपको वहाँ पे कुछ कपड़े मिले हो सपोज़, या आपको वहाँ मॉन्यूमेंट का स्ट्रक्चर, उसमें किस तरह के पत्थर यूज़ हुए हैं, किस तरह के कॉइन्स मिले आपको, ये सारी चीज़ें जो होते हैं ये सारे मटेरियल सोर्सेज होते हैं।
थिंग्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं जो हमको मिलते हैं, और ये मटेरियल्स हेल्प करते हैं हमें ये जानने में कि उस समय की लाइफस्टाइल कैसी थी, ह्यूमन की क्या एक्टिविटी थी, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, एवरीथिंग. Food grains do not last long, they get easily infected and turn into powder. In ancient time, people used to roast food grain before grinding them. If the few food grains got charred while roasting, they were thrown away. Such charred grains can remain intact for a long period of time. तो बच्चों, जैसे ही मैंने फूड ग्रेन की बात की, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ तो ये आई होगी, चलो ठीक है समझ आता है, मॉन्यूमेंट हैं पुराने ज़माने के, आर्टिकल्स हैं पुराने ज़माने के, सब चीज़ एक्सेप्टेबल है. लेकिन फूड ग्रेन्स खाने की चीज़ें कितनी जल्दी ख़राब हो जाती है. येस, ख़राब हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल सच है. लेकिन एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि किसी भी चीज़ को ग्राइंड करने से पहले उसे रोस्ट किया जाता था, और फिर क्या होता था, रोस्ट करते समय बहुत सारे खाने की चीज़ें जल जाती थी, तो उन्हें निकाल निकाल के फेंक दिया जाता था. और वो जली हुई चीज़ें क्या है, बहुत लॉन्ग लास्ट करती हैं, और वही चीज़ें मिली हैं जिन्हें लेबोरेटरी में इंस्पेक्ट किया गया, और फिर उससे पता चला कि वो कौन सा ग्रेन है. अब नेक्स्ट हमारा आता है रिटन सोर्सेस. The Stone Age people have recorded many events and expressed their emotions in painting on rocks. तो स्टोन एज के जो लोग थे, स्टोन एज हम किस एज को बोलते हैं, स्टोन एज वो एज को हम कहते हैं जब लोग स्टोन की हेल्प से टूल्स बनाते थे या दूसरी चीज़ें जो उनको ज़रूरत थी वो बनाते थे. एक्चुअली इस समय जो ह्यूमंस थे वो नोमैड्स थे. नोमैड्स क्या करते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे फूड के कारण, खाने की खोज में ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और एग्रीकल्चर वगैरह कुछ भी उस समय नहीं आता था नोमैड्स को. तो ये है स्टोन एज. तो स्टोन एज के जो लोग थे, ये लोग क्या करते थे कि कोई भी इवेंट कंडक्ट हुआ या अपना कुछ भी इमोशन ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो ये रॉक्स में पेंटिंग्स बना देते थे और उसके थ्रू एक्सप्रेस करते थे. इट वॉज ओनली आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दैट मैन लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग. और इसके मतलब स्टोन एज के हज़ारों सालों के बाद आदमी या लोगों को लिखना आया. तो उसके पहले ये लोग क्या करते थे, सिम्बल्स बनाते थे, अलग अलग क्या है चीज़ें ड्रॉ करते थे, पेंटिंग्स काइंड ऑफ थिंग बनाते थे, जिससे हमें ये पता चलता है आज कि ये लोग का किस तरीके से क्या सेलिब्रेशन होता था, क्या कैसा लाइफस्टाइल था, एवरीथिंग. In the beginning, humans used symbols and signs to record their thoughts and ideas. तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोग थे वो सिम्बल्स का यूज़ करते थे, साइंस का यूज़ करते थे अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए. However, it took thousands of years for a script to develop from this. और इससे एक स्क्रिप्ट बनाना, इस चीज़ में हज़ारों साल लग जाते हैं. In the beginning, man wrote on potsherds, unbaked bricks using pointed objects. तो पहले ज़माने में क्या होता था, आप देख सकते हैं ये जो होता था, पॉट के टुकड़े होते थे, पॉटशेड्स जिसको हम कहते हैं, और क्या है, ऐसे ब्रिक्स जो अभी बेक नहीं हुए हैं, इन सब चीज़ों में किसी नुकीली चीज़ से ये ड्राइंग्स बनाया करते थे, सिंबल साइंस बनाया करते थे, जिससे हमें आज के टाइम में पता चलता है इनके बारे में. They also used birch, bhurja tree bark to write on. As his experience and knowledge increased, he began to write in different ways. तो जैसे जैसे लोगों का नॉलेज बढ़ता गया, एक्सपीरियंस बढ़ता गया, वैसे वैसे अलग अलग लिखने के तरीके आते गए. फिर क्या होने लगा कि इवेंट्स को रिकॉर्ड करने लगे दैट टुक प्लेस अराउंड हिम. जो भी उनके आसपास होता था उसको वो रिकॉर्ड करने लगे. अकाउंट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ रॉयल कोर्ट्स वर ऑल्सो रिटन सिस्टमेटिकली. और क्या होता था कि किसी भी कोर्ट में, रॉयल कोर्ट मतलब होता है राजा का जो भी दरबार होता है, वहाँ पे जो भी प्रोसीडिंग्स चलती थी, रूल्स लॉज थे, जो भी होता था, मतलब उसके चलने का जो तरीका है उसे भी सिस्टमेटिकली लिखा जाने लग गया. बहुत सारे रूलर्स हैं जिन्होंने अपने ऑर्डर, अपने जुडिशल डिसीजंस, अपने डोनेशन सबको क्या किया है, स्टोन्स में लिखवाया है या कॉपर की प्लेट्स में लिखवाया है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैनी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर
डेवलप्ड। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, अलग अलग तरह की लिटरेचर धीरे धीरे डेवलप्ड होने लगी, जैसे बुक्स आने लगे अलग अलग रिलीजन के, सोशल सब्जेक्ट्स के, प्लेज आने लगे, पोइट्री, ट्रैवलोगस, साइंटिफिक वर्क, सारी चीज़ें आने लगी और सबको लोग लिखने लगे। ये जितने भी लिटरेचर हैं ये हेल्प करते हैं हमें टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड्स, और ये सारी चीज़ें हमारी हेल्प करती है हमारी हिस्ट्री को या हमारे हिस्टोरिकल जितने जितने भी पीरियड्स थे उनमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ों को समझने में। इसीलिए इन्हें कहा जाता है रिटन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लिखित में हैं, इसीलिए इन्हें रिटन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो हो सकता है आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मटेरियल सोर्स और रिटन सोर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे बेसिक डिफरेंस तो आप उसमें लिख देना कि मटेरियल सोर्स में मटेरियल्स की बात होती है, और जो रिटन सोर्सेज है वहाँ पे किसी भी रिटन चीज़ की बात होती है। मतलब वो रिटन चीज़ क्या है, किस बुक्स की भी हो सकती है, किसी का भी लिटरेचर लिखा हुआ हो सकता है, चाहे वो किस में हो, पॉट में हो, स्टोन में हो, या कॉपर की प्लेट में लिखा हुआ हो, किसी भी चीज़ में। डू यू नो भुर्जा पत्रा मीन्स राइटिंग शीट्स मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ birch tree. भुर्जा इज़ द संस्कृत नेम ऑफ द birch tree. birch trees आर फाउंड इन कश्मीर। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ सकता है कि भुर्जा पत्रा क्या होता है। तो इसका मतलब होता है राइटिंग शीट्स होती थी जो जो birch ट्री होती थी उसकी बार्क से बनाया जाता था। नाउ थर्ड वन इज़ ओरल सोर्सेज। ओरल सोर्सेज क्या होते हैं? Ovis, folk songs, folk tales and similar literature is passed on from generation to generation by word of mouth. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो एक्चुअली ओविस मतलब होता है वन वर्ड में किसी भी चीज़ को लिखा गया हो, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करके एक वर्ड में लिखा गया हो। फोक सॉन्ग्स थे बहुत सारे, ठीक है। फोक टेल्स मतलब बहुत सारी पुराने ज़माने की कहानियाँ थी। तो इस तरीके के बहुत सारे लिटरेचर थे जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हुए, पास होते गए थ्रू माउथ। मतलब एक जनरेशन ने अपनी दूसरी जनरेशन को बताया ओरली, फिर दूसरे ने तीसरे को बताया, इस तरीके से ये पास होते गए। द लिटरेचर इज नॉट इन द रिटन फॉर्म, इट्स ऑथर्स आर अननोन। दिस टाइप ऑफ लिटरेचर प्रिजर्व्ड बाय ओरल ट्रेडिशन फॉर्म्स द ओरल हिस्ट्री, ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो इस तरीके के जो भी ट्रेडिशन है जहाँ पे ओरली कोई भी ट्रेडिशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, कोई भी लिटरेचर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, इन्हें हम कहते हैं ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इसके ऑथर्स अननोन होते हैं, नहीं पता रहता कि ऑथर्स कौन है। ओके, नाउ सी यहाँ पे डू यू नो में सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे आर्टिफैक्ट्स के, रिटन सोर्सेज के, ओरल सोर्सेज के। तो ये आप एग्ज़ाम में मे बी 1-2 आपसे पूछ ले, तो ये चीज़ भी आप याद कर लें। नाउ सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। द एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री एक्सटेंड्स फ्रॉम स्टोन एज टू द 8th century CE. We learn about the Stone Age period of Indian history through archaeological excavations. तो हमारा जो एंशिएंट पीरियड हम कहते हैं हमारी इंडिया की हिस्ट्री का, ये स्टोन एज से चालू होता है और 8th century CE तक ये चलता है। तो स्टोन एज के बारे में हमने किससे जाना? आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने जो एक्सकावेशंस किए हैं उनके थ्रू जाना। सिंस स्क्रिप्ट्स हैड नॉट डेवलप्ड एट दैट टाइम, नो रिटन सोर्सेज आर अवेलेबल। क्योंकि उस समय कोई स्क्रिप्ट्स नहीं होती थी, जैसे कि हमने बात की कि कुछ भी नहीं होता था, शायद सिम्बल्स वगैरह भी नहीं होते थे, क्योंकि उस समय क्या है, अर्ली मैन से कुछ टाइम बाद ही स्टोन एज स्टार्ट हो गया था। अर्ली मैन जो थे पहले, क्योंकि वो क्या थे, मंकी के फॉर्म में होते थे, तो उसके कुछ टाइम बाद, तो इस समय इनको शायद सिम्बल्स वगैरह भी नहीं आते थे। ये सिर्फ स्टोन से अपना प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग जो होते हैं वेपन्स वो बनाते थे, तो इसलिए इनके बारे में कुछ भी नहीं है अवेलेबल। तो इनके बारे में जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, जो भी एक्सकवेशंस मिले, मटेरियल सोर्सेज वही सोर्सेज है। हाउएवर इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशिएंट पीरियड फ्रॉम 1500 BCE ऑनवर्ड्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम वैदिक लिटरेचर। पर वैदिक लिटरेचर से 1500 BCE के बाद का सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इन द बिगनिंग द वेदास वर नॉट इन रिटन फॉर्म, द एंशिएंट इंडियन हैड डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ मेमोराइजिंग एंड रिसाइटिंग दैम। तो स्टार्टिंग में क्या था, जितने भी वेदास हैं वो लिखे हुए नहीं थे,
जितने भी पहले ज़माने के लोग थे वो, आप सोचिए उनकी मेमोरी इतनी अच्छी होती थी कि उनको वेदास पूरे याद रहते थे और वो बार बार उसे बोलते थे और याद करते थे। फिर लेटर ऑन क्या हुआ कि वेदास को लिख दिया गया। वेदास एंड पोस्ट वैदिक लिटरेचर फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। और वेदास और इसके बाद के जितने भी वैदिक लिटरेचर है ये सब इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री हैं। इसमें आता है the Brahmanas, the Upanishads, the epics, Ramayana and Mahabharata, the Jain and Buddhist literature, plays, poem, stone and pillar, inscriptions, travelogues of foreign travelers, etc. तो ये एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि क्या इम्पोर्टेंट सोर्सेज अवेलेबल है ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, तो ये चीज़ें आप याद कर लें। वी ऑल्सो लर्नड अबाउट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री थ्रू मटेरियल सोर्सेज। बहुत सारे मटेरियल सोर्सेज भी हैं हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के, जैसे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, कॉइन्स हैं जो हमें एक्सकावेशन से मिले हैं। प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल राइटिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री लिखते समय क्या क्या प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी है वो हम जानते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू टेक प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग दीज सोर्सेज टू राइट हिस्ट्री। अ रिटन डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी सेड टू बी ऑथेंटिक जस्ट बिकॉज इट इज़ ओल्ड। इट नीड्स टू बी एग्जामिन्ड क्रिटिकली एज टू हु रोट इट, वाई एंड व्हेन इट वॉज रिटन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि कोई भी लिखा हुआ डॉक्यूमेंट सही हो, है ना, ऑथेंटिक हो। ऑथेंटिक मतलब क्या होता है, सच्चा हो। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ झूठा लिख दिया और फिर उसे ये बोल दिया कि अरे ये तो हिस्ट्री है। मतलब मैंने आज के टाइम में एक बहुत ही कॉपी खरीदी पुरानी सुरानी सी, या फिर कुछ ऐसा बना लिया पुराना सा, उस कॉपी के पन्नों को फाड़ दिया, कहीं साइड से थोड़ा जला दिया, ऐसा बना दिया और उस पर कुछ भी लिख दिया और फिर मैंने वो लाके दे दिया और कहा कि अरे ये तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। तो ऐसा नहीं होता। ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक होना मतलब सच्चा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सच्चा होने के लिए ये जानना इम्पॉर्टेंट है सबसे पहली बात कि उस चीज़ को लिखा किसने है, क्यों लिखा है और किस समय वो चीज़ लिखी गई है, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि हाँ वो ऑथेंटिक है। The conclusion drawn on the basis of various genuine documents have to be cross-checked and corroborated with one another. इस तरीके के जितने भी एविडेंस मिलते हैं उन सबको एक दूसरे से चेक किया जाएगा कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि किसी साल का कोई रिटन डॉक्यूमेंट मिला, उसी साल का एक दूसरा रिटन डॉक्यूमेंट भी मिला और शायद वो सेम एम्पायर का मिल गया, तो ये देखेंगे कि उन दोनों में सिमिलैरिटी है कि नहीं, वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं। इससे क्या हो जाएगा, ये लोग रीचेक कर पाएंगे। सच अ क्रिटिकल एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग द हिस्ट्री। और इस तरीके से अच्छे से एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ऑथेंटिक हिस्ट्री चाहिए, हमें झूठी चीज़ें नहीं जाननी है। हिस्ट्री हमें सच्चाई बताती है। किस चीज़ की सच्चाई बताती है, पास्ट इवेंट्स की सच्चाई। तो हम सभी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो पास्ट इवेंट की सच्चाई है ये सच्ची हो, ये झूठी नहीं हो।